गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक के बारे में देखते हैं कि पीएम मोदी जो है उन्होंने जो फोर्थ एडिशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिसेंटली एड्रेस किया है अभी। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 में इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसिलिएंट आइलैंड स्टेट्स जो है हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसकी इम्पोर्टेंस जो है उन्होंने हाईलाइट किया है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि वर्ल्ड वाइड जो है हमें रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिशन की तरफ काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विदस्टैंड नहीं कर पाएगा अगर, तो हमारे जो है लाइफ की लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती क्या है। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारी एक्चुअली कोalition फॉर डिज़ास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ही एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है। अभी आपको याद होगा ना कि कोalition क्या है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले देखो, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है हमारे CDRI की। तो पहली कॉन्फ्रेंस 2018 में, दूसरी 2019 में, फिर तीसरी जो है वो वर्चुअली हुई थी, और ये चौथी जो है अभी ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही है, यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसका फोर्थ एडिशन दिल्ली में कंडक्ट किया जा रहा है। CDRI के बारे में देखते हैं। CDRI जो है पीएम मोदी के इनिशिएटिव पर यूएन क्लाइमेट चेंज समिट में सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जो है नेशनल गवर्नमेंट्स, यूएन एजेंसीज, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, ये सब मिलकर जो है हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है मेंबर कंट्रीज़ का, उसको क्लाइमेट प्रूफिंग बनाना चाहते हैं। मतलब कि अगर जितने भी डिज़ास्टर आए, जितना भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स आए, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको विदस्टैंड कर सके। ठीक है, सो अब ये कोलिशन जो है वो एक नॉलेज सेंटर की तरह काम करना चाहता है, मेंबर कंट्रीज़ को एडवाइस करना चाहता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग, कोई इसमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, एग्जिस्टिंग और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रॉबस्ट और रिजिलियंट बनाया जा सकता है, उसके लिए ही ये प्रोग्राम है। ठीक है, उसका ये नॉलेज सेंटर की तरह काम करता है। CDRI मेंबर कंट्रीज़ को एडवाइस करता है, उनकी नेशनल कैपेबिलिटीज़ को और रीजनल कैपेबिलिटीज़ को, स्टैंडर्ड्स को जो है एनहेंस करने की कोशिश करता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस और उससे होने वाले जो लॉसेस हैं, लाइफ के लॉस जो है वो कम किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा CDRI है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सागरमाला प्रोग्राम। ऑफ कोर्स ये आपके इकोनॉमी टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स जो है उन्होंने नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी की जो है वो मीटिंग को चेयर किया है। तो ये नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी क्या है, ये आपकी पॉलिसी डायरेक्शंस देती है कि कैसे सागरमाला प्रोजेक्ट्स के जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी रिव्यू करती है। ऑफ कोर्स इसको चेयर कौन करता है? मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। इसको 2015 में यूनियन कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी, और अब इसी मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि कोस्टल कम्युनिटीज़ की भी डेवलपमेंट के लिए हम सागर तट समृद्धि योजना लेकर आएंगे। ठीक है, तो सागरमाला परियोजना या फिर सागरमाला प्रोग्राम है क्या? तो हमारी जो कोस्ट लाइन है और जो हमारे नेविगेबल वाटरवेज हैं, उन दोनों के पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हुए पीएम मोदी ने अनाउंस किया था इसको 2014 में, और 2015 में इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था। तो याद रखो, सिर्फ कोस्ट लाइन ही नहीं, हमारी जो इनलैंड वाटर वेज भी हैं उनकी भी जो है डेवलपमेंट के लिए सागरमाला प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या जो है प्रोग्राम्स जो हैं वो कैटेगरीज आती हैं। एक तो है पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन करना और न्यू पोर्ट्स बनाना, फिर है पोर्ट की कनेक्टिविटी एनहांस करना, तीसरा है पोर्ट से हम कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो लीड कर सकते हैं, चौथा है कि कोस्टल कम्युनिटी की डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, पांचवा है कि कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो याद रखो, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कैटेगरी है। ठीक है, ऐसे ही कोस्टल कम्युनिटी की डेवलपमेंट करना भी इसी का ही एक पार्ट है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये आपका पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, मीडिया वन बैन केस। तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सील्ड कवर में जो है वो एविडेंस दिया था। तो उसमें ऑफ कोर्स ये बहुत पुराना आपकी डॉक्ट्रिन है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस, बट अब ये जो है न्यूज़ में ज़्यादा आ रही है कुछ टाइम से, तो इसलिए इसको टॉपिक को कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि जो है हर केस में सेंटर जो अगर कहेगा कि हम सील्ड कवर में आपको जो है एविडेंस देना चाहते हैं, तो उसको रिव्यू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बार उनकी बात मान ली जाएगी। ठीक है, तो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस होती क्या है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और कभी कभी लोअर कोर्ट्स भी, ठीक है, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, या लोअर कोर्ट्स भी कर सकते हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज से
सील्ड कवर के अंदर जो है वो एविडेंस या उनके जो है स्टैंड को जो है मांग सकते हैं सील्ड एनवेलप्स में। अब वो क्यों किया जाता है कि उस एविडेंस को सिर्फ जज ही एक्सेस कर सके, बाकी उसको कोर्ट में या फिर बाकी बाकी पब्लिक में उसके कोई ना पढ़ सके, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्यों किया जाता है ये भी देखते हैं, बट इसके लिए कोई लेजिस्लेशन तो नहीं है इस डॉक्ट्रिन ऑफ सील्ड कवर के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई लॉ है कि हाँ जज को ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ही रूल्स के हिसाब से ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर चीफ जस्टिस या कोई जो जज है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए कह देता है कि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है सील के कवर सील में जो है आपको डाल कर देनी है, और इससे होगा क्या कि कोई भी पार्टी जो है उसको इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं मिलेगा, सिर्फ जज खुद ही इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट को कोर्ट को बतानी पड़ेगी उस केस में, लेकिन वो पब्लिक को नहीं बताई जा सकती, तो वो सिर्फ उस जज को ही बताई जा सकती है क्योंकि उस केस में वो इम्पॉर्टेंट है। तो उस केस में जो है सील कवर में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ऐसा हमारा सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहता है कि ऑफिशियल जो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनके बाहर आने से, उस सीक्रेट के बाहर आने से देश की जो है देश को खतरा हो सकता है, या कोई किसी इन्वेस्टिगेशन को खतरा हो सकता है, या किसी इवन इंडिविजुअल की प्रिवेसी को भी वायलेशन हो सकती है, तो उसको आप जो है बाहर नहीं ला सकते। उस केस में आपको सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ठीक है। तो आपको नहीं पता, जो आपको एक पार्टी हो उस केस में, आपको नहीं पता कि उस केस में जो है जज के पास क्या मटेरियल गया है, क्या उसमें लिखा था। आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी, जजेस को जो है कोई रीज़न नहीं बताना पड़ता कि क्या वो उन्होंने उस सील्ड एनवेलप में पढ़ा है और उसके बेसिस पर वो फैसला क्यों पलट रहे हैं, ठीक है। फिर और ये हमारा ओपन कोर्ट के आइडिया के भी खिलाफ है, मतलब कि जहाँ पर पब्लिक के सामने स्क्रूटनी होती है, जो पब्लिक के सामने जजेस जो है सब कुछ जो है वो स्क्रूटनी करते हैं, उसके भी आइडिया के खिलाफ है। जो हम जैसी पार्टीज़ हैं जो उस केस में इन्वॉल्व हैं, उनके भी फेयर ट्रायल के जो है पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। सिर्फ एक सील कवर में एक एविडेंस दिया गया, पता नहीं वो कितना सीरियस एविडेंस था या नहीं भी था, लेकिन जज जो है उन्होंने के बेसिस पे फार्मूला जो है वो तैयार कर लिया और हमारे केस को डिसाइड कर लिया, तो हमारे फेयर ट्रायल के पाथ को जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी पी गोपाला कृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 2019 के केस में कहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्लोजर है उसको टू द अक्यूज, जो अक्यूज पर्सन है जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, उसको डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करना जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी है, ठीक है। चाहे उससे आप कितना भी ब्रेक थ्रू आ जाए केस के अंदर, लेकिन उस अक्यूज को जो है आपको बताना पड़ेगा कि उसके खिलाफ क्या डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की खुद ही जजमेंट है एक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मर्सी पिटीशन। तो अभी आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला है कि कोर्ट को प्रेसिडेंट की जो है मर्सी पिटीशन की वेट करनी चाहिए राजीव गांधी असैसिनेशन जो कन्विक्ट्स हैं उनकी मर्सी प्ली को डिसाइड करने से पहले। तो एक्चुअली हुआ क्या कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की स्टेट कैबिनेट ने जो राजीव गांधी असैसिनेशन के जो कन्विक्ट हैं उनको उनकी मर्सी को जो है अप्रूव करने के लिए गवर्नर को वहाँ पर जो है रिकमेंडेशन भेज दी। तो लेकिन गवर्नर ने क्या किया कि उस चीज़ को अप्रूव करने की बजाय उस रिकमेंडेशन को जो है ये नहीं कि उसको ना तो अप्रूव किया और ना वापस भेजा, उसको जो है वो प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि स्टेट कैबिनेट की जो है ये रिकमेंडेशन मर्सी की या फिर पार्डनिंग की, मर्सी इस केस में आप कह सकते हो, उसको जो है प्रेसिडेंट को भेजा जा सके। तो ये केस चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि आपको प्रेसिडेंट की जो है मर्सी पिटीशन की जो है एप्लीकेशन की अप्रूवल या डिसअप्रूवल की वेट करनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग दिस केस। तो ऑफकोर्स ये पॉलिटी के लिए, एक्शन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है ये केस, ठीक है। तो आपको पार्डनिंग पावर्स ऑफ जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों आनी चाहिए। लेकिन क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मुद्दा वो नहीं है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे या नहीं, बट क्या हमें तो ये केस डिसाइड करना है कि क्या गवर्नर भेज भी सकते थे प्रेसिडेंट को ये जो है रिकमेंडेशन, या फिर इस मर्सी प्ली को जो है प्रेसिडेंट को भेजा भी जा सकता था गवर्नर द्वारा या नहीं भेजा जा सकता।
ठीक है, तो ये केस है। तो मर्सी पटिशन में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को जिसको जेल हो गई है, जो बहुत लंबे टाइम से जेल में है, जो कंडेम्ड है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नर ऑफ अ स्टेट को कह सकता है कि आप उनकी डेथ सेंटेंस को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अब ये पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हमारे आर्टिकल 72 में ये जो पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट के पास हैं, और आर्टिकल 161 में ये वाली पावर्स जो हैं ये हमारे गवर्नर के पास हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की पावर्स में डिफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को जो है वो पार्डन नहीं कर सकता, मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता गवर्नर। और गवर्नर जो है कोर्ट मार्शल अगर हुआ है तो उसको भी जो है उस केसेस में भी जो है वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो दोनों ही जो है वो पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन गवर्नर से रिलेटेड पावर्स में क्या है? तो गवर्नर एक्चुअली हमारा जो सीआरपीसी का सेक्शन 433A है वो ये कहता है कि एक पर्सन जो कि एक प्रिजनर जो है, अगर उसने 14 साल जो है वो जेल में काटे हैं, उसके पूरे नहीं हुए हैं, तब तक उसकी जो है सज़ा को जो है रेमिट नहीं किया जा सकता या उसको कम या फिर माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन गवर्नर की जो ये पावर है पार्डनिंग की या फिर जो है रेमिशन की, ये ओवरराइड कर जाती है सेक्शन 433A को। तो ऐसा भी हो सकता है कि चाहे 1 साल ही हुआ हो उस प्रिजनर को, उस केस में हमारा सेक्शन 433A तो अलाउ नहीं करता सीआरपीसी का, लेकिन गवर्नर की जो पावर है वो अलाउ करती है। उस केस में 1 साल के बाद भी अगर स्टेट कैबिनेट जो है वो गवर्नर को कहे और गवर्नर अप्रूव कर दे, तो वो केस में जो है उस पर्सन को, उस प्रिजनर को जो है वो माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, फिर पार्डनिंग पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिशन पर जो है ये फैसला लेता है। गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट की ही जो है एडवाइस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने जो कहा है उसके ऊपर ही बेसिस पे ही जो है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा इन मर्सी पिटिशंस या इन पार्डनिंग पावर्स में। ठीक है, तो अब ये रीसेंट जजमेंट जो अभी केस चल रहा राजीव गांधी कन्विक्ट्स का, राजीव गांधी असैसिनेशन कन्विक्ट्स का, ये क्या है? तो एक्चुअली यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तमिलनाडु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने आर्टिकल 161 में जो है रिलीज़ करने को कहा इन कन्विक्ट्स को, गवर्नर को। लेकिन गवर्नर ने उठाकर जो है ये जो फैसला है ये प्रेसिडेंट को रेफ़र कर दिया। ठीक है, तो अब गवर्नर के पास अब की ऐसी कोई पावर नहीं है कि मर्सी पिटिशन जो है वो प्रेसिडेंट को रेफ़र कर दे। यही जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि बात ये नहीं है कि आप उनको रिलीज़ करोगे या नहीं, पर ये हमको देखना है कि क्या गवर्नर जो है, गवर्नर के पास ये पावर थी भी कि स्टेट कैबिनेट के जो रिकमेंडेशन है उसको उठाकर वो प्रेसिडेंट को दे दें, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इस केस को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नर ने उनको रेफ़र किया, जो कि उनके पास पावर थी ही नहीं गवर्नर के पास ऐसा करने की। तो इस चीज़ को जो है वो, ये केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये हम डिसाइड करेंगे कि क्या गवर्नर ये सही किया या नहीं किया है। ठीक है, इस पर प्रेसिडेंट अब कोई फैसला नहीं ले सकते। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीलिमिटेशन इन J&K। तो आपको पता है कि अभी डीलिमिटेशन कमीशन जो है जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो डीलिमिटेशन क्या होता है? आप जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनकी बाउंड्रीज़ को फिक्स करते हो। ठीक है, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे असेंबली की हो, चाहे आप इवन जो है लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए भी जो है डिलिमिटेशन की जाती है। तो अब ये कमीशन किसने सेटअप किया था, इसको क्यों सेटअप किया गया था? पहली बात तो जब से हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ, तो उसके बाद से हमारी जो है नंबर ऑफ़ सीट्स इन द असेंबली जो है वो बढ़ गई। ठीक है, क्यों बढ़ गई? क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ये रिकमेंड किया कि 90 सीट्स जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए होनी चाहिए और 24 सीट्स जो है वो पीओके के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाया गया 2020 में, और जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में जो है ये जो है कमीशन बनाया गया। J&K के जो एग्जिस्टिंग 5 MP हैं वो भी इसके एसोसिएट मेंबर बनाए गए। तो इस कमीशन ने जो है जो जनवरी 20 को जो है इस साल जो है 6 असेंबली सीट्स जो है वो जम्मू में और 1 सीट जो है वो कश्मीर में बढ़ाने का जो है वो सजेशन दिया है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में आपने डीलिमिटेशन को 2026 तक रोका हुआ है 2002 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर, लेकिन जो है आप जम्मू कश्मीर में इसको डीलिमिटेशन को कर रहे हो।
है ना। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि डीलिमिटेशन कमीशन क्यों किया जा रहा है, क्यों बनाया गया है और डीलिमिटेशन क्यों की जा रही है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया है। लेकिन ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो जो है वो मैटर ऑफ सब जुडिस है, वो भी कोर्ट में चल रहा है। तो आप उस बेसिस पर कैसे डीलिमिटेशन जो है कमीशन बना सकते हो जो मैटर ही कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रिटिक्स हैं ये ऐसा कहते हैं। लेकिन जो अब रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें क्या रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, तो ऑफ कोर्स वही रिकमेंडेशन है कि असेंबली सीट्स में उन्होंने कहा है कि 7 सीटें बढ़ा दो, 6 जम्मू में, एक कश्मीर में, और लोकसभा की सीट्स में भी जो हैं, जो अनंतनाग और जम्मू की सीट्स हैं, उन दोनों की बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ किया गया है, ठीक है। फिर जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके लिए भी जो 2 सीट्स जो हैं वो असेंबली में रिज़र्व करने को कहा गया है। और इवन रिकमेंडेशन ये भी दिया गया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लोग डिस्प्लेस्ड होकर आए हैं उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलनी चाहिए, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है जो हमारे फाइनल रिकमेंडेशन है, फाइनल रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की, ठीक है। अब ये चेंजेस का मतलब क्या हुआ, अब जो ये चेंजेस किए जा रहे हैं तो इससे क्या असेंबली में चेंज आएगा। तो अब ये चेंज आएगा कि 44% पॉपुलेशन, जो जम्मू की पॉपुलेशन वो 44% पॉपुलेशन है, वो 48% सीट्स पर वोट करेगी, और 56% पॉपुलेशन जो कश्मीर की है वो 52% सीट्स पर वोट करेगी। तो क्या ये जो है आपका डिफरेंस जो है ये पहले नहीं था। ऑफ कोर्स पहले भी ऐसा ही डिफरेंस था। इससे पहले जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इससे पहले कश्मीर की 56% पॉपुलेशन 55.4% सीट्स पर वोट करती थी। जम्मू की 43.8% पॉपुलेशन 44.5% सीट्स पर वोट करती थी। अब इससे पार्लियामेंट्री सीट्स में फ़र्क क्या पड़ेगा, तो जो अनंतनाग और जम्मू की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट्स को जो है रिस्ट्रक्चर करने को कहा गया है, उससे जो है वहाँ के डेमोग्राफिक ग्रुप्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे। मतलब कि अनंतनाग सीट को की जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, जम्मू की सीट की रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, तो उसमें डेमोग्राफिक ग्रुप्स जो हैं वो कई बहुत सारे इंक्लूड हो जाएंगे और कई जो बहुत सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैफलॉन्ग हिंदी। तो ये आपका जो है सोशल इशू का टॉपिक है। तो ये हमारे हैफलॉन्ग हिंदी क्या है, एक्चुअली असम का अकेला हिल स्टेशन दीमा हसाओ, जिसको पहले नॉर्थ कचार हिल भी कहा जाता था, तो वहाँ पे 1800s में मर्चेंट्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पहुँचे रेलवे सिस्टम बनाने के लिए। 1899 तक जब तक उन्होंने रेलवे बना दी तब तक वहाँ पे नॉन ट्राइबल सेटलर्स और बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में मिक्स हो गई, और वहाँ पर एक भाषा जो कॉमन उनके बीच में शुरू हुई वो थी हैफलॉन्ग हिंदी। अब हैफलॉन्ग हिंदी जो है हमारी नॉर्मल जो है हिंदी की ग्रामर को फॉलो नहीं करती है, वो तिब्बतो बर्मन ग्रामर को फॉलो करती है, और उसमें कुछ नेपाली और बंगाली एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। जो नंबर सिस्टम है वो भी हिंदी का नहीं है, वो उनका अपना है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदी को इम्पोज किया जाएगा पूरी कंट्री में तो बहुत सी जो हिंदी की ही सबसेक्ट हैं या फिर हम हिंदी के ही जो सब लैंग्वेजेस हैं वो भी जो हैं वो सफ़र करेंगी, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे एरियाज़ में बोली जाती है, जैसे शिलोंग हिंदी है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में एक शिलोंग हिंदी भी बोली जाती है, तो वो भी जो है सफ़र करेगी अगर हिंदी को कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल में बना दिया गया तो, ठीक है। तो ये बस इतना सा टॉपिक था, आपको पता होना चाहिए हैफलॉन्ग हिंदी कौन सी रीजन को बिलोंग करती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is disaster resilient infrastructure. So PM Modi has recently addressed the inaugural session of the fourth edition of International Conference on Disaster Resilient Infrastructure. So while addressing this session, he said that during the Conference of Parties of 26, we worked on the initiative of infrastructure for resilient island states, and now we have to work towards a resilient infrastructure transition. So you know that climate induced disasters are coming up, they are increasing day by day, so we have to build our infrastructure which is resilient enough to withstand such disasters. Okay, so that is why this international conference on disaster resilient infrastructure is discussing about it. So actually this conference is an annual conference on which is organized by the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and in 2018 and 19 the first and second workshop was conducted in the third
In 2021, the third edition was hosted virtually, and in the fourth edition is being conducted recent and right now in partnership with the United States government. So you know that CDRI was launched by PM Modi at the 2019 UN Climate Summit. So this CDRI, what is this? You know that it was launched by PM Modi at the UN Climate Change Summit, and it's an international collaborative platform involving both the public and private sector. So a partnership of national governments, UN agencies, multi-development banks, etc., including the financing mechanism, the banks which are providing financing mechanisms, they all have partnered together to build infrastructure, to make our infrastructure resilient towards climate induced disasters. So it means that we have to make our critical infrastructure climate proof, especially in the member countries of CDRI. Okay, so this coalition will serve as the knowledge center. So we are not going to create any new infrastructure in this program. We are going to only make our existing and upcoming infrastructure in member countries robust and resilient, so that it can withstand climate disasters. Okay, so what this CDRI will do, it will help the member countries of CDRI to enhance their standards, codes, specifications at the national as well as regional level, so that they can reduce the infrastructure damages and losses by having their infrastructure resilient enough to withstand disasters. Okay. So the next topic is Sagar Mala program. So this topic is important for your economics topic. So this Union Minister for Ports and Shipping has chaired the meeting of National Sagarmala Apex Committee, and this committee is basically providing policy directions and guidance to the port-led development Sagarmala projects. It was of course constituted by the Union Cabinet in 2015, and it is chaired by the Union Minister for Ports, Shippings and Waterways. So this committee has also, while having this meeting, this committee has also recommended that we should also develop our coastal communities, and for that a new initiative has been proposed, that is Sagar Tat Samriddhi Yojana. Okay, so what is this Sagarmala program? Of course, we want to tap the potential of our coastline as well as the navigable waterway. So remember that it is not just confined to your coasts, but also your navigable waterways, inland waterways. Okay, so it was announced by PM Modi in 2014, and the Union Cabinet gave approval to it in 2015. So what are the five elements of this program? Of course, port modernization and new port development. The second is connectivity. Third is industrialization, port-led industrialization. The fourth is coastal community development. For that, we have taken this initiative, Sagar Tat Samriddhi Yojana. And the fifth is coastal shipping and even inland water transport. Okay, so remember this fact, because this can be a point in your prelims exam, that inland waterways is also a part of Sagarmala program. So that would be a correct argument. Okay. So the next topic is sealed cover jurisprudence. So this is an important topic for your polity section. So in the recent media ban case, the Supreme Court of India has reiterated its intention to investigate the validity of government's argument in filing incriminating material in sealed covers. Okay, so you know that there are certain cases in which the government or the parties who are involved in the dispute, they do not want the evidence to be come out in the open. So that's why they request the court. It can either be the Supreme Court or any other lower court, that you should consider a request for having this evidence against the accused in a sealed cover envelope or sealed envelope, so that the public does not get to know about this particular evidence. Okay, because that would amount to any let's say uh, threat to national security if this information comes out in the public, or in case of an individual, then it could also violate the individual's privacy. So in that case, the judges can accept this argument and they can go for this sealed cover jurisprudence, and they can take this incriminating material from the either the government. Of course, if the government is the party in that case, they can take this sealed cover, this evidence in a sealed cover. The judges can see that evidence, and nobody else in the court or anyone in the public will be allowed to access those documents, and based upon that evidence, the judge can decide on that particular case. Okay.
So it is of course used by the Supreme Court and often uh, lower court judges also to accept information from government agencies. Generally the government agencies exercise this sealed cover or sealed envelope evidence submitting, because they have certain documents which they do not want the public to know about. Okay, so there is of course no proper or no explicit legislation which is guiding this sealed cover jurisprudence, but generally the Supreme Court rules have evolved to provide a space for it. Okay, so like a chief justice or a court can direct that certain information must be kept under the sealed cover and no party will be permitted to access the content of such information in the public interest. Similarly, the section 123 of the Indian Evidence Act also suggests that official unpublished documents which are relevant to the state matters must be safeguarded and no public officer can be forced to divulge such information. And also in case if any police investigation report or any report if made public, and if it can impede the ongoing investigation, or it can violate the individual's privacy, then in that case also no there would be no need to put out that report or evidence in the public. Okay, in that case of course sealed envelope submission would be required. Okay, so what is the criticism? So the idea is of course novel in certain cases, especially those involving the public order or national security, but the critics are saying that it is against the transparency and accountability, because it goes against the idea of an open court. Okay, because the judges whatever information that they get, they have to scrutinize all that information in public. And in this sealed cover envelope case, what happens is that the judges are not supposed to lay down the reasons behind their decisions, because they only have access to it. They do not even have to tell what kind of evidence was there which they read from that sealed cover envelope, and based upon which they have formulated this judgment. So this basically brings some arbitrariness in court decisions. Okay, so even the Supreme Court in P. Gopalakrishnan versus the State of Kerala case has said that disclosure of all documents to the accused is mandated under the Constitution of India. So how this sealed cover jurisprudence can uh, uh, exist in that case? Okay. So the next topic is mercy petition. So first of all, we have to understand what is this case. So actually, you know that Rajiv Gandhi was assassinated, and his convicts have been languishing in jails for almost 30 years now. So what happened is that the Tamil Nadu State Council of Ministers recommended that the one of the, of course, convicts of Rajiv Gandhi's assassination must be released from the prison. His mercy petition must be accepted, and the Tamil Nadu Council of Ministers recommended it to the governor. But what the governor did, of course, governor had to act upon the advice of the Council of Ministers. But what the governor did is he instead transferred that suggestion or that recommendation to the president, so that president of India would decide on the mercy petition of that convict. Okay, so this is what the case is. Supreme Court is deciding if the governor did the right thing or not. But what the central government is saying now, central government is saying that Supreme Court should wait for the decision of the president upon the mercy petition of the convict. Okay, so the Supreme Court is saying that it is not that we are going to wait for the president's mercy petition approval, because we are analyzing if president or the rather the governor was even empowered enough to send that petition or send that request to the president at the first place or not. Okay, so this is what the case is. What this is, of course, important for your polity section. So what is a mercy petition? Of course, a person who is sentenced to that death life sentence or a death sentence, then he can file to the president or the governor of a state asking him to change his or her death sentence to life imprisonment. Okay, so of course these powers are provided by the Constitution of India also. The power to the president is provided under the Article 72, and for the governor under Article 161. What is the difference between the powers of president and governor in this regard? Of course, the governor cannot pardon a death sentence, and the governor can also not grant pardon in case of a sentence by a court martial. So both of the powers are to the president of India only. Okay, so what the Supreme Court has interpreted in this case, in the case of governor's powers in this regard. So there is a power, there is a section 433A of CRPC which says that no prisoner, no sentence of a prisoner
can be remitted on before the 14 years of his jail term has expired. Okay, but in this case, the governor's pardoning powers override this section 433A. So even if the prisoner has just completed, let's say, 6 months or 1 year or 2 year, in that case also section 433A may not allow, but governor can exercise this power to pardon or commute or remit the sentence. Okay, so of course the pardoning powers of government are not discretionary. Government does not, the governor does not just exercise this power based upon his whims and fancies, but he has to rely on the state governor's decision. Okay, so the state government recommends to the governor regarding this decision, and he has to follow the advice of the government. Okay, so it is that advice, of course, is binding on the governor. So what the recent judgment is saying, so the president and governor both have mercy petition powers, and of course governor is bound by the aid and advice given by the state council of ministers or the state cabinet, and he does not have the power to transfer that mercy petition to the president once the state cabinet has taken a decision. Okay, so of course this was not fair on part of the governor to transfer that case to the president for considering of mercy petition. This is what the case is, and the Supreme Court is deciding upon this case. Okay, so the next topic is delimitation in J&K. So recently a commission was set up by the center, and it has submitted its final report for the delimitation of assembly and parliamentary constituencies in Jammu and Kashmir. So what is delimitation? Of course it is a process. Of course this topic is important for your polity section. So this delimitation means the act or process of fixing limits or boundaries of your territorial constituencies, be it the assembly constituency or parliamentary constituency, or even if you're it can also refer to the local government elections for the let's say the wards or the panchayat, etc. Okay, so that also would come under the delimitation. Okay, so what the commission has set, why this commission was set up, of course, so after the Jammu and Kashmir Reorganization Act was passed in 2019, so the seats of assembly in the state were increased. So the Reorganization Act increased the seats to 114. So previously it was 111. So 90 seats were marked for Jammu and Kashmir, and 24 seats were reserved for POK. So this commission was set up in 2020 under Justice Ranjan Prakash Desai. Even the five members of parliament representing J&K were made the associate members of this commission, and this commission gave the recommendation in January this year that we should increase 6 assembly seats in Jammu and 1 in Kashmir. Okay, so why this delimitation commission has been controversial? Of course, the critics are saying that for the entire country, the boundaries, the constituency boundaries are frozen until 2026. Then why only delimitation is being conducted in J&K? And the government gave the argument that delimitation commission is being mandated by the Reorganization Act, but the critics are saying that this particular Reorganization Act is also has also been challenged, and it is under the matter of court. Okay, it is sub judice. So how you can make this commission and decide upon the delimitation of constituencies? So what are the recommendations, or what the changes have been made under this report? So assembly seats, of course, have been increased to 7 now. 6 seats increase in Jammu and 1 in Kashmir. Lok Sabha seats have also been redrawn. The boundaries of Anantnag and Jammu seats have been redrawn. Okay, so now also provision of two assembly seats for Kashmiri Pandits or Kashmiri migrants have been earmarked in this assembly, and the recommendation has also been given that you should also give uh, representation to the displaced people who have come from Pakistan occupied Kashmir region. Okay, in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. So of course, what do the changes in this assembly seat mean? So now it would mean that 44% of the population of Jammu will vote on 48% of the seats, while 56% of the population in Kashmir will vote for the 52% of the seats. So of course, it is not something new. It has been such since the start also. Earlier also,
Kashmir's 56% population was voting for 55.4% of the seats, and Jammu's 43.8% population was voting on 44.5% of the seats. Okay, so what does the change in parliamentary seats mean? Of course, the demographic change will be witnessed. The restructuring of Anantnag and Jammu and Kashmir seats, Jammu seat has parliamentary seat has been done in such a way that some demographic so some demography would be excluded from these seats, and some would be included in the seats. Okay, so that would of course tantamount to controversy also. So anyways, the next topic is Haflong Hindi. So this is an important topic for your social issues. So you know that there are certain arguments that Hindi should be imposed in the in or rather Hindi should be brought in the country. So this Haflong Hindi, why we are talking about it? Because it is a nativized Hindi which is associated with Assam's only hill station, that is Dima Hasao, and it was of course formerly called the North Kachar Hills. So this Hindi reached this region through merchants and construction workers who were working on a mountain railway system, and when this line was completed in 1899, the non-tribal settlers and diverse indigenous communities across the hills developed a way to communicate with each other, and through this Haflong Hindi developed. So Haflong Hindi does not follow the Hindi grammar. It has its own Tibeto-Burman grammar, and it has also some lexical additions from Nepali and Bengali. Okay, so of course they do not use even the numbers which are we use in Hindi, and they have separate numbers. And this is not just about Haflong Hindi, but we have also Shillong Hindi. So in case Hindi is introduced as a compulsory subject in school, then these two forms of Hindi will also suffer. Okay, so that is what this topic is. You just have to see where this Haflong Hindi is being practiced, or where this Haflong Hindi is being spoken. So you have to see that under social issues. Okay, so these were our topics for today. We have also shared the weekly current affairs compilation in our Telegram group. So download that also. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.